हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है ना, ये अक्टूबर मंथली पर बेस है। जैसे कि हम लोगों ने सितंबर मंथली डिस्कस किया था, ये 4 पार्ट में डिस्कस किया था क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके 150 के आसपास हो रहे थे और आपका ये जो करंट का वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैंने पार्ट वाइज चीजों को डिवाइड किया है। तो अक्टूबर मंथली में आज लगभग हम 25 से 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर इसकी पीडीएफ आप लोगों को सभी पार्ट कंप्लीट होने के बाद मिल जाएगी। बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। जनजातियों का विश्व कोश जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसमें से जो ओडिशा है, इसने जनजातियों का पहला विश्व कोश जारी किया है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स इन ओडिशा, मतलब कि जितनी भी जनजातियां हैं उनसे रिलेटेड ए टू जेड इंफॉर्मेशन इसमें मिल सकेगी। इसका मेन पर्पस ये है कि जनजातीय समुदाय को सांस्कृतिक पहचान, इसके इसकी जो सांस्कृतिक पहचान है इसे बिखरने से बचाया जा सके। हालांकि अभी हम जो सीरीज शुरू कर रहे हैं, इसमें कितने बार भी ओडिशा का डिस्कशन आएगा, इसमें नए नए फैक्ट जुड़ेंगे, इसलिए 2-3 फैक्ट ही हम इसमें रिलेट करते चलते हैं। जैसे कि बेसिक आप जानते हैं, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल हो जाएंगे। सिमलीपाल और भीतरकनिका 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। यहाँ जो कंधमाल आप शब्द देख रहे हैं, तो कंधमाल हल्दी को 2019 या 20 में जीआई टैग मिला, लेकिन मिल चुका है। और इसके अलावा जो सबसे लंबा नदी बांध है ना भारत का, हीराकुंड बांध, ये महानदी पर बनाया गया है। ये उड़ीसा के संबलपुर वाले क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। अब पहले राज्य की बात की जा रही है क्वेश्चन में, तो जो कर्नाटक है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य है। जो मध्य प्रदेश है, ये गाय कैबिनेट का गठन करने वाला पहला राज्य है। गुजरात के बारे में यदि मैं बात करूं, तो बालिका पंचायत का गठन करने वाला ये पहला राज्य हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, जिसका उल्लेख है आर्टिकल नंबर 76 में, ये भारत सरकार का मुख्य कानूनी या विधिक सलाहकार होता है। तो रिसेंटली जो आर वेंकट रमनी है, ये बने हैं भारत के मुख्य या भारत के अटॉर्नी जनरल, 16वें महान्यायवादी हैं। के वेणुगोपाल का इन्होंने स्थान लिया है। किन्हें रिप्लेस किया है? के वेणुगोपाल को। आर्टिकल 76 बता चुकी हूँ, इसी के तहत राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। अनिल चौहान भारत के दूसरे सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पहले विपिन रावत जी थे, जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था। समीर वी कामत, ये रिसेंटली डीआरडीओ के अध्यक्ष बने हैं। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 3 वर्षों के लिए प्रोवाइड कराए गए हैं, 2019, 20, 21। 2019 के विजेता है शैलेंद्र सिंह, 2020 के आनंद मिलन ये 2 व्यक्ति हैं, और कुमार शानू 2021, यानी कि इन सभी के लिए। तो आनंद मिलन ये है, कुमार शानू ये है, और एक और नाम क्या है? शैलेंद्र सिंह ये है। इन तीनों ही प्लेबैक सिंगर्स को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस प्रतिष्ठित अवार्ड की शुरुआत लता मंगेशकर जी की स्मृति में 1984 से की गई थी। हालांकि लता मंगेशकर जी के ही सम्मान में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की गई, जिसके विजेता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। इन्हें स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। 2001 में इन्हें भारत के हाईएस्ट सिविल ऑनर भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के चौथा टाइगर रिजर्व को मंजूरी मिली है, इसका नाम क्या है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश के पहले 3 जो टाइगर रिजर्व, दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, अब जो चौथा है रानीपुर बनने जा रहा है, इसे मंजूरी मिल चुकी है। तो ये तो हुई अक्टूबर की बात। नवंबर आते आते तक आप पढ़ेंगे कि जो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसे भारत का 53वां टाइगर रिजर्व ये डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है। तो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व ये रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व भी होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, जो अभी अक्टूबर के महीने में रिलीज किया गया है, इसमें भारत 40वें स्थान पर है। ठीक है। इसमें टॉप पर कौन है? इनोवेशन यानी कि नवाचार के मामले में स्विट्जरलैंड टॉप पर है, इसके बाद अमेरिका, और इसके बाद स्वीडन ये तीसरे स्थान पर है। जबकि मैं बात करूं हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स की, किस देश में स्वास्थ्य सुविधाएं सबसे अच्छी हैं? तो अमेरिका टॉप पर है, इंडिया की रैंकिंग 66 है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, पिछले साल तो भारत 10वें स्थान पर था, लेकिन अब नवंबर आते तक पढ़ेंगे कि भारत इसमें 8वें स्थान पर आ गया है।
अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा का जो गुरुग्राम है, जो आप देख रहे हो, इसी गुरुग्राम में भारत का पहला अनाज या ग्रेन एटीएम आप कह सकते हैं, ये स्थापित किया गया और यही लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में विश्व का पहला जंगल सफारी स्थापित किया जाएगा। इससे एनसीआर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन। इस योजना के साकार होने के बाद यहाँ पर्यटन को बढ़ावा तो मिलेगा ही, लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। वर्तमान में सबसे बड़ा सफारी पार्क शारजा, ये यूएई में है ना? और अब कहाँ बनने जा रहा है? भारत में सबसे बड़ा सफारी पार्क बनने जा रहा है। हरियाणा से रिलेटेड एक इंडेक्स आप रिलेट कर सकते हो। हालांकि एक दो फैक्ट ही बताते चलूंगी, क्योंकि इस सीरीज में कई बार हरियाणा का डिस्कशन आएगा, तो नए नए इसमें हम करंट के फैक्टर रिलेट करेंगे। पब्लिक अफेयर इंडेक्स जो कि नीति आयोग ने रिलीज किया ना 2022 वाले, इसमें हरियाणा रहा था टॉप पर। केरल, केरल से आप क्या रिलेट कर सकते हो? तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला स्पेस टेक पार्क। गुजरात में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम दुनिया का। और राजस्थान, राजस्थान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम जयपुर में बनेगा। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया? तो निम्नलिखित में से जो आशा पारेख हैं, इन्हें 52वां दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है फिल्मों में इनके द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए। तो 2020 का इन्होंने जीता है 52वां। 2019 का जो 51वां था, ये रजनीकांत ने जीता था। 51वां रजनीकांत ने। और 50वां यानी कि 2018 का अमिताभ बच्चन जी को मिल चुका है। कंगना रनौत 4 बार की नेशनल फिल्म अवार्ड विजेता है ये। रशिया ने यूक्रेन के कितने क्षेत्रों पर कब्जा किया? तो रिसेंटली रशिया के द्वारा यूक्रेन के 4 क्षेत्रों पर कब्जा किया गया है। ये 4 क्षेत्र मैंने लोकेशन के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश की है। लुहांस्क, डोनेस्क, जपोरिजिया और खेरसान, ये सभी क्षेत्र हैं जिस पर रशिया के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। देखिए, ये पूरा मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ है आपको मालूम है? कि ये जो क्रीमिया वाला क्षेत्र है, जो कि पहले यूक्रेन के क्षेत्राधिकार में आता था, ये जो आप देख रहे हैं ना ब्लैक सी से सीमा साझा करता हुआ, पहले इस पर यूक्रेन का अधिकार हुआ करता था। 2014 में क्रीमिया अधिग्रहण जो कि रशिया के द्वारा कर लिया गया, यही मुद्दा वहीं से शुरू हुआ है। दोनों देशों के बीच में जो हिंसक जंग छिड़ गई है। फिर इसी के बाद ना जब यूक्रेन के इस क्रीमिया वाले क्षेत्र पर रशिया ने अधिग्रहण किया, जिसके बाद से फिर रशिया को G7 से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था और अब फिर से रशिया ने यूक्रेन के इन 4 क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। अगला प्रश्न है, 68वां नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो रिसेंटली जो अजय देवगन है और सूर्या है, इन दोनों को ही 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। अजय देवगन को तान्हाजी मूवी के लिए और सूर्या को सोराई पोटारलू के लिए। तो एक यहाँ फैक्ट और लिख देती हूँ, बेस्ट एक्टर की बात हुई है तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता है इसमें? तो अर्पणा बाल मुरली, इन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अपने नाम किया है। सोराई पोट्रू के लिए इन्होंने भी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने जो रिपोर्ट रिलीज की है, इसमें 2021 में विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में थी? मतलब किस राज्य में सबसे ज्यादा विदेश से लोग घूमने आए? तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु, इन राज्यों में विदेशी पर्यटन ये बढ़ा है ना? तो 1.26 और 1.23 मिलियन के साथ महाराष्ट्र और तमिलनाडु इसमें टॉप पर रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई, कहाँ? दिल्ली में। और इस मामले में इसने इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन गोवा, जो कि हम पढ़ते हैं ना कि बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसे भी पीछे छोड़ दिया है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के एक एक फैक्ट बता देती हूँ। महाराष्ट्र ये एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा सुसाइड केसेस वाला राज्य है और तमिलनाडु के जो चेन्नई है, यहाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा सबसे बड़ा नहीं, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। हालांकि भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला असम के जोगीघोपा में रखी गई थी नितिन जयराम गडकरी जी के द्वारा, लेकिन रिसेंटली रिलायंस ने पीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के आधार पर ये घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी गई? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात का जो भावनगर है, लोकेशन यदि आप देखोगे तो ये है खंबात की खाड़ी। दो प्रमुख खाड़ियां आप यहाँ पढ़ते हैं, एक गल्फ ऑफ कक्ष है और एक गल्फ ऑफ खंबात है। तो खंबात की खाड़ी के पास ये जो भावनगर वाला हिस्सा है, यहाँ भारत ने दुनिया का पहला सीएनजी
टर्मिनल स्थापित किया जा रहा है। अच्छा, टर्मिनल शब्द आप लोगों ने काफी बार पढ़ा होगा, जैसे कि रेलवे का टर्मिनल पढ़ते हो, एयरपोर्ट्स में टर्मिनल पढ़ते हो, जैसे कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कई टर्मिनल हैं, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3। जिसमें टर्मिनल 3 है वहाँ इंटरनेशनल फ्लाइटें हैं जो कि आती और जाती हैं। सेम उसी तरह से जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस जिसमें आप लोगों ने लिक्विड नेचुरल गैस का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, ये द्रव के फॉर्म में रहती है। कंप्रेस्ड यानी कि गैस के फॉर्म में, जिसे कंप्रेस करके यानी कि दबा दबा करके भरा जाता है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के लिए डेडिकेटेड, मतलब कि 50% जो भारत है ना, ये अन्य कंट्रीज से, जैसे कि कतर जैसी कंट्रीज से ये कंप्रेस्ड गैस का इंपोर्ट करता है और भारत के अन्य हिस्सों से भी करता है। तो इसी के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड ये टर्मिनल है जो कि भावनगर में बन करके तैयार हुआ है। अहमदाबाद में स्टेडियम बता चुकी हूँ। हैदराबाद जो कि तेलंगाना की कैपिटल है, यहाँ माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा सबसे बड़ा डेटा सेंटर और भारत का पहला 2G एथेनॉल प्लांट, इसकी आधारशिला पानीपत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रखी है। अगला प्रश्न, अंडर 17 महिला फुटबॉल सुब्रतो कप 2022 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो फुटबॉल से रिलेटेड है सुब्रतो कप, जो कि अभी हाल ही में किसने जीत लिया है? झारखंड ने। झारखंड ने मणिपुर को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। इस कप की जो शुरुआत है ना, सुब्रतो कप, इसकी शुरुआत 1960 में हुई थी। सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर ये रखा गया है, जो कि भारत के पहले एयर चीफ थे। अभी जो खेला गया इसका 61वां संस्करण था, जो कि दिल्ली में आयोजित किया गया। हरियाणा ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा एडिशन रहा ना, इसमें टॉप पर रहा था। केरल ये फुटबॉल से रिलेटेड एक ट्रॉफी है, संतोष ट्रॉफी, ये इसने जीती है। और मध्य प्रदेश ने क्रिकेट से रिलेटेड जो ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी, ये अपने नाम की है। अगला प्रश्न है, भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? इसमें से जो आर्मेनिया है वो इंटरेस्ट दिखा रहा है भारत से पिनाका रॉकेट को खरीदने के लिए, जो कि पिनाका जो कि एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। डेवलप किसने किया है? डीआरडीओ ने। 44 सेकंड में 72 रॉकेट दागा जा सकता है और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान है। आर्मेनिया की लोकेशन यदि आप देखोगे तो ये ब्लैक सी से सीमा साझा कर रहा है। इसी ब्लैक सी के पास मैंने जस्ट आप लोगों को यूक्रेन और क्रीमिया वाला क्षेत्र दिखाया था, है ना। तो यदि मैं बात करूं आर्मेनिया की, जिसकी कैपिटल हो जाएगी येरेवन, करेंसी अमेरिकन आर्मेनियन ड्रैम है, ठीक है। रशिया के साथ भारत की डील है S-400 मिसाइल को लेकर के और AK-203 असॉल्ट राइफल को लेकर के। फिलीपींस ये इंटरेस्ट दिखा रहा है भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में। और हेरॉन टीपी ड्रोन ड्रोन भारत किससे खरीद रहा है? इजराइल से। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चे में रहा ऑपरेशन गरुण किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सीबीआई से। हालांकि ये सॉल्व मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ जहां तक, मतलब कि नशीली दवाओं की तस्करी पर इसकी नजर रखने के लिए सीबीआई ने ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया है। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1963 में स्थापना हुई, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर। सुबोध कुमार जायसवाल इसके प्रमुख हो जाएंगे। ईडी यानी कि जो प्रवर्तन निदेशालय है ना, अभी रिसेंटली इसने ऑक्टोपस ऑपरेशन ऑक्टोपस की शुरुआत की थी पीएफआई पर निगरानी रखने के लिए। पीएफआई अभी चर्चे में भी रहा था ना, जिस पर देशद्रोही गतिविधियां अंजाम देने के आरोप भी लग रहे थे। तो पीएफआई पर जो ऑपरेशन चलाया गया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म भी लिख देती हूँ, इस्लामिक संगठन है भारत का। आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ऑपरेशन ओलिविया, आरपीएफ के द्वारा नार्कोस ऑपरेशन चर्चे में था। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, 1,10,000 लोगों की बैठक क्षमता वाला, ठीक है। लास्ट टाइम ये राष्ट्रीय खेल 2015 में आयोजित हुए थे केरल में। अभी जो हुआ इसका शुभंकर है सावज, गुजराती में इसका मतलब होता है शेर। एंथम है जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया और थीम है सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। दिल्ली में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला एडिशन हुआ और अभी चौथा कहाँ हुआ है? पंचकुला में। बेंगलोर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा एडिशन हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कोचिंग हब कहाँ खुलेगा? तो ये खुलेगा जयपुर में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सुनियोजित तरीके से भारत का पहला कोचिंग हब होगा, जिसमें कि लगभग 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सूरत में भारत में जो पहली बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी, इसका
बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन यही बन करके तैयार होगा। जैसलमेर का फैक्ट यदि मैं बताऊं तो अडानी ग्रीन के द्वारा इंडिया का पहला विंड सोलर हाइब्रिड प्लांट यही स्थापित होगा। और इंदौर में सबसे बड़ा स्पीड ट्रैक है जो कि भारत कर्नाट ट्रैक से स्थापित होगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत कौन बनी है? तो इसमें से जो पुल्लमपारा है, पुल्लमपारा अपने निवासियों के बीच में पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाली पहली पंचायत बन गई है। कहाँ का है? तो ये केरल का एक गांव है। इसकी घोषणा यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। तो केरल का ही एक गांव है कुबलांगी, ये भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है। कोझिकोड ये भी केरल में है। IWTC इंडियन वुमेन ट्रेड सेंटर भारत का पहले यहीं स्थापित हुआ। जामताड़ा ये झारखंड में है। भारत का पहला हर घर पुस्तकालय वाला गांव है ये। अगला प्रश्न, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? एक सेकंड रुकेंगे, थोड़ा मैं पानी पी लूं। तो ये जो चौथी रिपोर्ट है, तो लगातार 6वीं वर्ष सबसे स्वच्छ शहर बन गया है इंदौर। और वैसे राज्यों में हम बात करें तो राज्यों में तो मध्य प्रदेश ही टॉप पर है। तो इंदौर शहरों में टॉप पर है, दूसरे स्थान पर सूरत है और तीसरे स्थान पर नवी मुंबई रहा है। इंदौर ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? खान नदी के किनारे। सूरत बसा हुआ है ताप्ती नदी के किनारे। मुंबई ये अरेबियन सी के किनारे बसी हुई है। और अहमदाबाद, अहमदाबाद ये गुजरात से रिलेटेड बता चुकी हूँ। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाली, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाली पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो ये बनी केथलीन ब्राउनी जैक्सन। इन्होंने वॉशिंगटन में एक समारोह में शपथ भी ले ली है। इन्होंने रिप्लेस किया है न्यायमूर्ति स्टीफन ब्रेयर को। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में अभी तक मतलब 233 साल के इतिहास में केवल 5 महिला न्यायाधीश बनी है और ये 6वीं अश्वेत महिला जज बन गई हैं। माफ कीजिएगा, ओवरऑल ये 6वीं महिला न्यायाधीश है, लेकिन पहली अश्वेत है। अश्वेत का मतलब है जो गोरी नहीं है, गोरी मतलब इन द सेंस अमेरिका की नहीं है। क्लेयर कोनोर MCC मैरी लिबॉर्न क्रिकेट क्लब इसके इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला। नकोजी अंकोजी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष। और नाओमी कावासे यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर बनाई गई हैं। अगला प्रश्न, RBI ने मौजूदा रेपो रेट क्या, अभी देखिए अक्टूबर में तो 5.90% थी। अब रेपो रेट क्या होती है कि देखिए, हमें जब पैसों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हम आप सब हैं ये, हमें जब पैसों की जरूरत पड़ती है ना तो हम बैंकों के पास जाते हैं। कई कमर्शियल बैंक है, जैसे कि आप SBI का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप ICICI का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप पंजाब नेशनल बैंक का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो हमें जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम इन बैंकों के पास जाते हैं। अब इन बैंकों को जब पैसों की जरूरत पड़ती है तब ये बैंकों के बैंक रिजर्व बैंक के पास जाते हैं। तब जब रिजर्व बैंक इन बैंकों को जिस दर पर लोन देता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं? रेपो रेट। और मतलब कि मान लो RBI ने रेपो रेट रखा है 5.90%, यानी कि इतने ब्याज में इन कमर्शियल बैंकों को लोन मिलेगा, मतलब पैसा मिल गया। अब इन बैंकों के मेन कमाई का साधन क्या है कि ये हमें पैसे देते हैं इंटरेस्ट पर और उससे लाभ कमाते हैं। तो जो ये कमर्शियल बैंक होंगे इसमें और अपना ऐड करेंगे, मतलब 5.9 तो RBI के द्वारा हो गया, इसमें अपना 2.5 या जितना भी है ऐड करते हुए अपना जो रेट है जारी कर दें, तो उस हिसाब से फिर ना ये हमें जो लोन है फिर महंगे रेट में मिलता है। क्योंकि जब 5.9 में ये कमर्शियल बैंक भी हमें लोन देने लगे तो इन्हें प्रॉफिट क्या होगा, इसलिए फिर ये बढ़ा के देते हैं। तो ये रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट, मतलब इन बैंकों के पास जब ज्यादा पैसा हो जाता है ना तब ये RBI के पास रखते हैं हम। और RBI जिस दर पर इनके पैसों को रखता है इसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है। तो अभी रेपो रेट क्या चल रहा है? 5.90 चल रहा है। अच्छा, महंगाई पर लगाम लगाने के लिए रेपो रेट बढ़ा है। क्यों महंगाई पर लगाम लगाने के लिए? क्योंकि जब ये RBI ही इन बैंकों को महंगे दर पर लोन देगी या पैसा देगी तो ये बैंक हमसे वसूलेंगे। तो जब महंगे दर पर हमें लोन मिलेगा तो हम लेंगे ही क्यों, है ना? तो इससे मार्केट की तरलता बनी रहेगी, इसलिए ये बढ़ाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सागर के अंदर मीथेन लीक से भयानक विस्फोट हुआ है? तो ऐसे क्वेश्चन में लोकेशन पर बेस सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सवाल ऐड किया है। रिसेंटली जो बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी जिसके माध्यम से इधर ये रूस का एशिया वाला क्षेत्र यहाँ से कनेक्ट हो जाता है ना, तो यहाँ जो नॉर्ड स्ट्रीम 9 थी ये फट गई है, जिसकी वजह से मीथेन का लीक हो रहा है। और इतना भयानक लीक है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सक रहा है। UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मानना है कि ये कई TNT बमों के बराबर है, यानी कि घातक बमों से भी ये बराबर है। अब तक की सबसे बड़ी ये घटना है। और रिपोर्ट के अनुसार यहाँ 23,000 किलोग्राम मीथेन है जो कि हर
घंटे निकल रही है और पूरी दुनिया में जलने वाला 2.85 लाख कोयले के बराबर, यानी कि भीषण प्रदूषण इस क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, बाल्टिक सी वाले क्षेत्र में। अब काला सागर की लोकेशन कहाँ है? अच्छा, यहाँ तो ऐड नहीं है। वही काला सागर, देखिए अभी जो मैंने डिस्कस किया था यूक्रेन वाला क्षेत्र पीछे निकल गया, बहुत पीछे हो गया, कोई बात नहीं। जहाँ क्रीमिया अधिग्रहण वाला क्षेत्र दिखाया था वो आपका काला सागर हो गया। कैस्पियन सी सबसे खारे पानी की लेक है। कैस्पियन सी से सीमा साझा करने वाले 5 देश हैं, जिसकी ट्रिक है कृति, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। भूमध्य सागर, भूमध्य सागर की भी लोकेशन यहाँ नहीं है, ये मेडिटेरियन सी है। चलिए इसके नीचे है। अगला प्रश्न, पूरी तरह से बिजली से चलने वाला दुनिया का पहला विमान एलिस, इसने किस देश में अपनी सफलतापूर्वक उड़ान भरी है? इसने पहली उड़ान अपनी भरी है अमेरिका में, और ये 3500 फीट की ऊंचाई पर 8 मिनट तक उड़ान भर पाया है। इसे एविएशन एयरक्राफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। बैटरी का उपयोग करता है। अधिकतम इसकी जो स्पीड है 481 किलोग्राम प्रति घंटा है। किलोग्राम नहीं, माफ कीजिए, 481 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार्बन उत्सर्जन शून्य है। अमेरिका की यदि मैं बात करूं, इसकी कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, करेंसी यूएस डॉलर, प्रेसिडेंट जो बाइडन, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हो जाएंगी। एक मैगलेव ट्रेन आप रिलेट कर सकते हो, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है तो अदर ऑप्शन को भी हम रिलेट करें तो मैगलेव ट्रेन 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली, चाइना से रिलेटेड है। जापान की तर्ज पर भारत में पहली बुलेट ट्रेन चलने जा रही है अहमदाबाद से मुंबई के बीच में। और जो सी डोम आयरन डोम टेक्नोलॉजी है इजराइल से रिलेटेड हो जाएगी। अगला प्रश्न है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा यानी कि विंड सोलर प्लांट कहाँ शुरू किया है? ये चालू कर रहा है राजस्थान के जैसलमेर में। क्योंकि देखिए फायदा ये भी है कि यहाँ एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य है, गर्म क्षेत्र है, तो इसका फायदा भी इसे मिल सकता है। तो 650 मेगावाट और 150 मेगावाट पवन संयंत्र इसमें शामिल है, और ये वैसे शुरू हो जाएगा 2022 में, इसकी घोषणा की जा चुकी है। अडानी वैसे छाया ही हुआ है हर जगह, तो विंड विंड यानी कि पवन और सोलर पैनल के माध्यम से यानी कि हाइब्रिड तरीके से एनर्जी जनरेट करने के लिए प्लांट है जैसलमेर में स्थापित हो रहा है। जयपुर में भारत का पहला ऑर्गन डोनर मेमोरियल, सबसे बड़ा दुनिया का सफारी पार्क हरियाणा गुरुग्राम में, और पानीपत में 2G एथेनॉल प्लांट। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाइम मैगजीन के 100 उभरते नेताओं की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो एकमात्र भारतीय आकाश अंबानी, जिन्हें दुनिया के 100 उभरते नेताओं की लिस्ट, मतलब भारत की तरफ से यही शामिल हुए हैं। टाइम 100 नेक्स्ट में 100 उभरते सितारों में उन्हें स्थान दिया जाता है जो कि दुनिया को व्यापार यानी कि ट्रेड, मनोरंजन यानी कि एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स या पॉलिटिक्स के क्षेत्र में आगे ले जाते हैं। अगला प्रश्न है, उज्जैन में स्थापित महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो एक्चुअल में 11 अक्टूबर को ही इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा चुका है। और ये ना जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर था, इससे 4 गुना बड़ा बनने जा रहा है। इसमें शिव तांडव स्त्रोत, शिव मतलब शिव जी के जीवन से रिलेटेड जितनी चीजें हम पढ़ते हैं, इस पर पूरा बेस ये कॉरिडोर होगा। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ है? उज्जैन में। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? शिप्रा नदी के किनारे। तो यहाँ ये कॉरिडोर बनने जा रहा है, जिससे कि लगभग 1000 लोगों को रोजगार का मौका इसमें मिलने जा रहा है। स्मृति ईरानी, ये इनकी एक पहला उपन्यास रिलेट कर सकते हो, लाल सलाम, जो कि लॉन्च किया गया था। अमित शाह जी ने श्रीनगर में स्टेच्यू ऑफ पीस यानी कि शांति की प्रतिमा का अनावरण किया। और जानवरों के लिए पहली कोरोना वैक्सीन एनकोवैक्स ये कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च की थी। अब देखिए 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोगों के करंट अफेयर का वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो, ड्यूरेशन में शॉर्ट करने के लिए इस क्वेश्चन को या इस सीरीज नहीं, इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप कर रही हूँ। अभी इसका सेकंड पार्ट आएगा, ये हम क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करेंगे, ठीक है? तो अदर सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ते हैं। मैंने कहा ही था कि टाइमिंग हम 20 से 25 मिनट की रखा करेंगे, तो इतना ही रखते हैं आज। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।